हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाई विश्वगुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 11th क्लास का हिस्ट्री इतिहास का मॉडल सेट पेपर 1 लेकर आया हूं। दोस्तों, यह आपके टर्म 1 एग्ज़ाम अर्थात फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसे आप लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मॉडल सेट का उत्तर सहित आंसर बताने वाला हूं दोस्तों, वो भी बहुत ही अच्छी ढंग से। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये आप लोग का जैक द्वारा जारी किया गया क्लास 11th का द्वितीय टर्म 2 का इतिहास और मॉडल सेट 1 है दोस्तों। इसमें आप लोग का पूर्णांक 40 का रहेगा, समय 1.5 घंटा रहेगा। इसमें सबसे पहले आपको 7 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। 7 प्रश्न इसमें दिए हुए रहेंगे, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन को हल करना है अर्थात उसका उत्तर लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, द लास्ट अप्सर चित्र किसने बनाया था? क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। अर्थात इसका यह इटली का महान चित्रकार, वस्तुकार, संगीतकार, कुशल इंजीनियर तथा वैज्ञानिक थे। उन्होंने चरमुखी विकास किया था। वे बहुत ही धनी व्यक्ति थे। इसके बाद क्वेश्चन हो गया, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा? तो कोलंबस स्पेन का एक नागरिक था। वह अमेरिका 1492 ईस्वी को खोजा था, इसीलिए इसे अमेरिका का राजदूत कहा जाता है और अर्थात उन्होंने अमेरिका का खोज किया था। अतः कोलंबस को ही अमेरिका 1492 ईस्वी में पहुंचा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, पूर्ण जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? पूर्ण जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो फ्रेंच, जिसे फ्रांसीसी भाषा के रेनेसा शब्द से पूर्ण जागरण शब्द की उत्पत्ति हुई। पूर्ण जागरण शब्द से का अर्थ ही होता है फिर से जागना, अर्थात पूर्ण जागरण शब्द का अर्थ ही हो गया फिर से जागना। यह पूर्ण जागरण इटली से शुरू हुआ था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्ण जागरण शब्द रेनेसा शब्द से उत्पत्त हुआ था, जिसको हम लोग या जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज़टेक संस्कृति की राजधानी क्या थी? या क्वेश्चन है, एज़टेक संस्कृति की राजधानी क्या थी? जिसका जो आप देख रहे हैं, यह अमेरिका की प्राचीन संस्कृति थी। एज़टेक संस्कृति की राजधानी टेनोच्टिट्लान, बहुत कठिन शब्द है इसीलिए टेनोच्टिट्लान थी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 5 है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्ट आर्कराइट। कब किया गया था? तो 1769 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा, केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1844 ईस्वी में हुई थी। सन 1946 ईस्वी सरकार ने एक कानून द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, मैजी पुनः स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं शताब्दी में जापान में एक महान क्रम घटना था, जिससे सन 1888 ईस्वी में सम्मुख सम्राट का शासन फिर से बहाल हुआ था। इसके कारण इसके वातावरण में बहुत से बदलाव हुए, इसीलिए इसे मैजी पुनर्स्थापना
कहा जाता है, अर्थात 1868 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लघु उत्तर ये प्रश्न, जो 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से हमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, इटली के नगरीकरण का पूर्ण उत्थान कैसे हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोल ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार प्रारंभ किया तो उसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। इन नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और अन्य कोई दरबार नहीं थे जिनका शासक राजकुमार चलाते थे। इसमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जेनेवा था। इस तरह से इटली के नगरों का पूर्ण उत्पतन हुआ। इसके बाद क्वेश्चन है मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? तो मानवतावाद मानव मूल्यों और चिंताओं पर अध्ययन केंद्रित करने वाला अध्ययन दर्शन या अभ्यास का एक दृष्टिकोण है। यह यूरोप में पूर्ण जागरण की विचारधाराओं का प्रमुख केंद्र बिंदु है। इस प्राचीन यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति के समर्थक प्लेटो को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। अर्थात मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? तो मानवतावाद यही सब हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग से हुआ। औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला इंग्लैंड में होने के अनेक कारण थे, जिनमें अनुकूल जलवायु, कच्चे माल की उपलब्धता, कोयला तथा लोहे की उपलब्धता, भाप इंजन, स्पिनिंग जेनी जैसे वैज्ञानिक आविष्कार, पूंजी की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता तथा आंतरिक भागों तक पहुँचे हेतु नदियों की उपलब्धता, ब्रिटेन सरकार के हस्तक्षेप नीति, ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिरता आदि कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने इंग्लैंड में औद्योगिकरण क्रांति को जन्म दिया। इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ये पॉइंट लिखकर आप बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एजेटेक इनका तथा माया सभ्यता से आप क्या समानताएं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में निम्नलिखित समानताएं थी। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा इन तीनों सभ्यताओं में सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी। दूसरा का पॉइंट हो जाएगा यूरोपियनों के सामान ये लोग सोने और चांदी का विशेष महत्व नहीं देते थे। तीसरा का पॉइंट हो गया यहाँ बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। इसके बाद चौथा पॉइंट है एजेटेक, इनका तथा माया सभ्यता को अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाया जाता था। इस तरह से आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ये आप कुछ देख रहे हैं, इसका 4 पॉइंट हम इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है औद्योगिक क्रांति के समय हुई 5 प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक के नाम बताइए। जिसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और इसके आविष्कारक का नाम है। नंबर 1 आविष्कारक। इसके बाद दूसरा का हो जाएगा फ्लाइंग शटल जिसके जॉन के है। इसके बाद स्पिनिंग जेनी जिसका हो जाएगा जेम्स हरग्रीव्ज। भाप इंजन जेम्स वाट। वाटर फ्रेम रिस्ट आर्कराइट। इसके बाद हो जाएगा स्पिनिंग मयूल जिसका होगा क्रॉम्पटन।
इस तरह से हम 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ये हमारे 5 प्रमुख आविष्कारक और आविष्कार के नाम है। ये देखिए हमारा ये 5 है, सॉरी हम वहाँ पर 1 लिख दिए थे, गलती हो गया था, इसीलिए इसके 5 आविष्कारक के नाम होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया। क्वेश्चन है, कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए कोरिया ने IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद ली। साथ ही कोरिया के नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण चुकती की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान दिया। इस तरह कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए IMF इंटरनेशनल मनी फंड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका थी। अर्थात जो भारत की खोज किए थे वास्को डी गामा की क्या भूमिका था उसके बारे में हमको लिखना है। तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाल नाविक था। वह 8 जुलाई 1497 को भारत की खोज में निकला था। वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कलिकट पहुंचा। इसके बाद वास्को डी गामा ने कलिकट के राजा जमोरियन से मिलकर मुलाकात की और उसे व्यापार करने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद वह 3 महीने तक कलिकट में रहा, फिर वह पुर्तगालों की ओर रवाना हो गया। 1898 में भारत की खोज करने के बाद वास्को डी गामा 1502 और 1522 में भारत आया। वास्को डी गामा ने भारत के केरल में ईसाई धर्म के प्रचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस तरह से उन्होंने भारत की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये जो देख रहे हैं 1498 में भारत की खोज करने के बाद 1502 और 1522 ईस्वी में भारत आया। वास्को डी गामा ने भारत के केरल में ईसाई धर्म का भी प्रचार उन्होंने किया। इस तरह से हमारे वास्को डी गामा ने भारत की खोज किए और महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये सब आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पॉइंट को इसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग को उसमें आपको देखना है 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तब पूर्ण जागरण के उदय और विकास का कारण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूर्ण जागरण के विकास तथा उदय और विकास में निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, कुस्तुनिया का पतन। इसका आंसर हो जाएगा, इसके अंतर्गत 15वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण घटना 1453 में कुस्तुनिया के रोमन साम्राज्य के पतन से संपूर्ण यूरोप में हलचल मच गई। तुर्कों ने कुस्तुनिया पर कब्जा कर लिया। तुर्कों के अत्याचारों से बचने के लिए वहां पर बसे हुए ग्रीक विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों ने भागकर इटली में शरण ले ली। वहां पहुंचकर विद्वानों का यूरोप के अन्य विद्वानों से हुआ। इस संपर्क के परिणाम स्वरूप यूरोप एवं उसके अन्य आसपास के विदेशों में पूर्ण जागरण की धारा अत्यधिक वेग के साथ बढ़ने लगी। इस तरह से इसका पतन हुआ। इसके बाद यहाँ पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, धर्म युद्धों का प्रभाव। अर्थात पॉइंट नंबर ये हमारा 1 हो गया। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 अर्थात धर्म युद्धों का प्रभाव, किस तरह से धर्म युद्धों का प्रभाव पड़ा। तो मध्यकालीन में ईसाइयों और मुस्लिमों में अनेक धार्मिक संघर्ष हुए। दोनों में संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद हम लोग तीसरा का पॉइंट जानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने भी पूर्ण जागरण के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के व्यापारी चीन और भारत तथा अन्य देशों में पहुंचने लगे। व्यापार की उन्नति से यूरोप का व्यापारिक वर्ग समृद्धि हो गया एवं व्यापार एक दूसरे देश से प्रगति कर बैठा। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत पॉइंट थे। इसके बाद यहाँ हो जाता है चौथा पॉइंट हो गया नए वैज्ञानिक आविष्कार। व्यापार के विकास से अत्यधिक धन एकत्र हुआ। अतिवेश धन नए आविष्कारों को क्रियान्वित करने में सहायता हुआ। पूर्ण जागरण के लिए आवश्यकता था नए विचारों का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए कागज तथा मुद्रालय के आविष्कारों ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। ये हमारे नए वैज्ञानिक आविष्कार के पॉइंट है। इसके बाद हम लोग चौथा के बाद पांचवा पॉइंट देखते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट यहाँ पर जो देख रहे हैं नवीन, यहाँ पर दिया हुआ है नवीन भौगोलिक खोजों का प्रभाव, अर्थात नवीन भौगोलिक खोजों का प्रभाव। नवीन भौगोलिक खोजों में यूरोप के साहसी नाविकों में से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और हॉलैंड के नाविकों ने अमेरिका, फ्रांस, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को जाने के मार्ग का पता लगाया। इससे व्यापारी वृद्धि के साथ उपनिवेश स्थापना का कार्य हुआ। इस देशों में यूरोप के धर्म एवं संस्कृति के प्रसार का मौका मिला। अर्थात हम कह सकते हैं नवीन भौगोलिक खोजों का प्रभाव, अर्थात भौगोलिक क्षेत्रों का प्रभाव, अर्थात भौगोलिक, जैसे कि आप व्यापारी के लिए तथा इससे मार्ग का पता चला और मार्ग का पता चला जिससे इसमें व्यापारी में वृद्धि होने लगा। इसके बाद छठा पॉइंट है सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन पूर्ण जागरण का महत्वपूर्ण कारण था। सामंतवाद के रहते हुए पूर्ण जागरण के बारे में कल्पना भी नहीं किया जा सकता। सामंतवाद के पतन के कारण लोगों को स्वतंत्र चिंतन करने तथा उद्योग धंधे, व्यापार, कला और साहित्य आदि के विकास के समुचित अवसरों को प्राप्ति हुई। इस तरह से सामंतवाद का पतन हुआ। इसके बाद सातवां पॉइंट है मानववादी दृष्टिकोण का विकास। ज्ञान के नए क्षेत्रों में विकास ने मानववादी दृष्टिकोण को विकसित किया। मानववादी दृष्टिकोण के विचारकों में डच लेखक एरास्मस ने ईसाई धर्मों की कमजोरियों को जनता के सामने रखा। उसने आम इंसान को महत्व दिया। इस तरह से सातवां पॉइंट होगा। इसके बाद हम लोग आठवां पॉइंट देखते हैं औपनिवेशिक विस्तार। पूर्ण जागरण के कारण धीरे धीरे यूरोप के राज्यों में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की भावना जागृत हुई। इससे यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार अन्य देशों अर्थात अन्य राष्ट्रों में होने लगा। इस तरह से सभ्यता के साथ साथ संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होने लगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है नवीन मार्गों की खोज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के लोगों का उल्लेख करें। क्वेश्चन है नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के लोगों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्पेन के शासक फर्डिनेंड एवं इसाबेला एवं पुर्तगाल के शासक हेनरी ने समुद्री यात्राओं द्वारा समुद्री मार्गों की खोज में व्यक्तिगत रुचि ली। पुर्तगाल के शासक हेनरी को तो इसलिए नौका चालक हेनरी अथवा नाविक हेनरी के नाम से भी जाने लगा। नाविक हेनरी ने भौगोलिक समुद्री खोजों में अत्यधिक
रुचि दिखाई। उसने नौचालन का एक स्कूल स्थापित किया तथा प्रति वर्ष इस स्कूल में समुद्री खोज अभियान भेजे। अतः इन शासकों की व्यक्तिगत रुचि, संरचना एवं आर्थिक सहयोग समुद्री यात्राओं द्वारा विभिन्न देशों की खोज में वरदान साबित हुए और 1492 ईस्वी में स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और 1498 में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इस तरह से नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन की महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस तरह से हम लोग पॉइंट लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका थी। अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका थी? तो कोलंबस स्पेन का एक नाविक था। वह यूरोप में एशिया के पश्चिम में एक सीधा जल मार्ग खोजने के लिए दृढ़ था और उसने सफर के दौरान ही किया। इसके बाद यहाँ बता रहा है, कोलंबस के पास 3 जहाज नीना, पिंटा और सेंटा वारिया थे। कोलंबस 3 अगस्त 1492 को स्पेन के फ्लोरस बंदरगाह से इन जहाज़ों को लेकर निकले। इनका मकसद एशिया भारत पहुंचना था, जो कि उस समय सोने की खान था, लेकिन वह भारत नहीं जाकर अमेरिका में जाकर ठोकर खाई। अमेरिका की खोज के बाद खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन से अटलांटिक महासागर में 4 यात्राएं की, 1492, 1493, 1498 और 1502। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंटार्कटिका महासागर में 4 यात्राएं सन 1492, 1493 इस तरह से उन्होंने 4 यात्राएं पूरी की। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ये हमारा था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्पी विशेषताएं क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्पी विशेषताएं निम्न थी। ये हमारे विशेषताएं हैं। इसमें हम लोग 5 पॉइंट लिखेंगे। तो नंबर 1 में हो जाएगा, इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवादी और निवेशवादी का प्रभाव बढ़ा। पॉइंट नंबर 2, इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और वे अपने प्रयासों में सफल भी रहे। अर्थात यह तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने न बल्कि साधारण लोगों के प्रयास किए और वे अपनी प्रयासों में सफल भी रहे। इसके बाद चौथा पॉइंट हो जाएगा, इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। इसके बाद 5वां पॉइंट हो जाएगा, कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। यह स्थिति निस्संदेह आधिकारिक उपनिवेशकों की स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया। इस तरह से आप लोग का ये 18 का महत्वपूर्ण पॉइंट अर्थात विशेषता इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा सब पॉइंट है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 होगा, पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश कैसे किया। पश्चिमी
तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश ने निम्नलिखित प्रकार से किया। नंबर 1, चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने के लिए चीन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना नितांत आवश्यक था, अतः उसने आधुनिक प्रशासन, नई सेना और शिक्षा के लिए नई नीतियों का निर्माण किया। इसके बाद दूसरा का पॉइंट है संवैधानिकों सरकार की स्थापना हेतु। दूसरा पॉइंट है संवैधानिक सरकार की स्थापना हेतु स्थानीय वैधायिकों के संगठन की तरफ ध्यान आकर्षित किया। प्रशासकों का विचार था कि एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार की पश्चिमी ताकतों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों से भली प्रकार से निपट सकती है। इसके बाद तीसरा का पॉइंट है जन सामान्य द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास किए गए। लियांग कीचाओ जैसे सुप्रसिद्ध चीनी शासकों द्वारा विचारकों द्वारा विचार था कि चीनियों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करके ही चीन की पश्चिमी का सफलतापूर्वक विद्रोह कर सकता था। इसके मतानुसार अंग्रेज व्यापारियों के हाथों भारतीयों की हार का मुख्य कारण भारतीयों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। अतः चीनी विचारकों ने जन सामान्य की उपनिवेशिक बनाए गए देशों को नकारात्मक उदाहरण से परिचित कराने का अहम कार्य किया। 18वीं शताब्दी में पोलैंड का विभाजन एक दृष्टता बन गया। सर्वविदित है कि 1890 के दशक में चीन में पोलैंड शब्द का प्रयोग एक क्रिया स्वरूप टू पोलैंड रूस से बोलने टू अर्थात हमें विभाजित का बताया। इसके बाद चौथा पॉइंट है जनसाधारण की परंपरागत सोच को बदलने की कोशिश की गई, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग का मानना था कि परंपरागत सोच को बदलकर ही चीन का विकास संभव है। उल्लेखनीय है कि उस समय चीन की प्रमुख विचारधारा कन्फ्यूशियनवाद से लुटपुट थी। 1890 के दशक में जिन विद्यार्थियों को जापान में अध्ययन हेतु भेजा गया था, उन्होंने जापान के नए विचारकों से रामायित होकर चीन में गणतंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद छठा पॉइंट है सरकारी पदों की नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया गया। 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध के बाद दीर्घकाल में प्रचलित चीनी परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। परंपरागत परीक्षा प्रणाली में साहित्य पर बल दिया जाता था, फलतः यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए बाधक थी। इसके बाद हमारा छठा पॉइंट है रूस का युद्ध कब हुआ था। रूस और जापान का युद्ध 1805 ईस्वी में हुई थी, अर्थात चीनी परीक्षा प्रणाली को समाप्त 1905 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हमारा 7वां पॉइंट है सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए। सेना को अत्याधुनिक शस्त्र से सुसज्जित किया गया। इस तरह से हम लोग हिस्ट्री का टर्म 2 का टोटल क्वेश्चन मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। इस तरह से आप इसको बारीकी से देख लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा। और हाँ, इसी तरह से मैं सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन अर्थात आंसर क्वेश्चन दे दूंगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।